विषय बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और आगे है इसमें रीड 3 और ट्रैक है 28 और टॉपिक है आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यकारिणी ने 14 से एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय मानवीय और मानव संसाधन विकास की मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में लिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद के निदेशक को पत्र द्वारा 1993 की शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट की रोशनी में विद्यालय शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को रूपरेखा एनसीएफ 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया और ये समितियों में उचित शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अकादमिक सदस्य, स्कूलों के शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में भी शामिल हुए हैं। और देश के प्रत्येक हिस्से में इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया और मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलांग के में स्थित परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी क्षेत्रीय संगोष्ठियों का भी समायोजन किया गया। राज्यों की शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और परीक्षा बोर्ड के सदस्यों से विचार विमर्श किया गया और ग्रामीण शिक्षकों ने से सुझाव लेने के लिए भी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के विज्ञापन दिए गए जिससे कि लोग नई पाठ्यचर्या के बारे में अपनी राय दे सकें और बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के लिए एक उद्धरण से होता है, जिसमें कि कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नाम समझ व्यस्त संसार द्वारा भी उसकी विकृति का खतरा है। एनसीएफ 2005 के आरंभ अध्याय में स्वतंत्रता के बाद में किए गए पाठ्यचर्या में सुधार के प्रयासों की चर्चा की गई है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। फिर कार्य योजना पीओए 1992 में प्रासंगिकता, लचीलेपन और गुणवत्ता के तत्वों पर भी जोर देते हुए इसके दायरे को और विस्तृत किया है। एनसीएफ 2005 के अध्याय प्रथम में शिक्षा के निम्न कमियों व सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है और जिसके कि शिक्षक या फिर डाक के जरिए कहीं पहुंचा दिया जा सके। उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें हमेशा ही बच्चे और भौतिक और सांस्कृतिक जमीन में गहरे बैठी होती है और उन्हें माता पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और समुदायों के साथ में पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। ज्ञान के सर्जन में हमेशा ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है और अगर बच्चे को निष्क्रिय रहने की मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे आदान प्रदान में शिक्षक भी सीखता है और क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चों की अवलोकन और अनुभूति में अधिक गहराई भी होती है और ज्ञान के सर्जन के रूप में भी उनकी संभावना की हमें अधिक समझ भी होती है। फिर एनसीएफ 2005 में शिक्षा की कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं और इनमें विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलापन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए भी काम करने की क्षमता शामिल है। फिर कि शिक्षा की वजह से बच्चों और माता पिता के लिए भी तनाव या फिर बोझ बनने में से स्पष्टतः शैक्षिक उद्देश्यों व गुणवत्ता में विकृति उत्पन्न हो गई है तथा इस विकृति को सही करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। पहला, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना और तीसरा पाठ्यचर्या का भी इस तरह से संवर्धन कि वे बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाएं। इसके की पाठ्यपुस्तक केंद्रित बन करके रह जाएं और चौथा परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और पांचवा एक ही ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। फिर आरंभिक कक्षाओं के द्वारा भी हमारे सारे और शैक्षणिक प्रयास इस बात पर भी बहुत ही निर्भर करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसी योजना पेशेवर दक्षता के साथ बनाई जाए और उसका सार्थक विस्तार भी किया जाए। और इसके बाद में
आरंभिक स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में कोई भी सुधार एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा ईसीई के बहुपरिचित सिद्धांतों की रोशनी में भी किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। सामान्यतः अधिगम का अर्थ तथ्यों, जानकारी या फिर सूचनाओं की प्राप्ति से लगाया जाता है, और पर यह अधिगम का सही अर्थ नहीं है, और आजकल अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। व्यक्ति को अपने परिवेश में रहते अनेक अनुभव होते रहते हैं, और इन अनुभवों से अनेक व्यवहार और क्रिया प्रतिक्रियाओं फिर अनुक्रियाओं में परिवर्तन घटित होता है, और यह प्रशिक्षण द्वारा भी उनके व्यवहारों में संशोधन, अनुभव के द्वारा ही अन्य व्यक्तियों द्वारा सिखाने और व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन या फिर संशोधन होता है। इस व्यवहारों में परिवर्तन या फिर संशोधन को ही अधिगम की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। मिलर डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं। एक तो ये सोपान है, एक तो आवश्यकता का अनुभव होना, फिर सर्वप्रथम बालक की अधिगमति की जाने वाली सामग्री की आवश्यकता का अनुभव करवाया जाना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य को देखना। बालक आवश्यकता को भी अनुभव करके लक्ष्य को देखता है। और तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास। लक्ष्य को देकर के वे लक्ष्य प्राप्ति हेतु भी प्रयास करते हैं, और ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति प्रयास के फलस्वरूप भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बालक को अभिधिगम हेतु भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, और अभिप्रेरणा आवश्यकता के रूप में प्राप्त होती है। अभिप्रेरित बालक अधिगम के लक्ष्य का निर्धारण करता है, और इसके बाद में वह लक्ष्य प्राप्ति हेतु भी प्रयास करता है तथा मार्ग में बाधाएं अपने कई अनुक्रियाएं भी करता है, और अंत में सही अनुक्रिया का चयन करके लक्ष्य प्राप्ति भी करता है। उसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति से भी उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है, और फलस्वरूप वह वही अनुक्रिया भविष्य में दोहराता है। और डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान हैं। एक तो है अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, तीसरा विविध अनुक्रियाएं, और चौथा है सही अनुक्रिया का चयन, और पांचवा उद्देश्य प्राप्ति का पुनर्बलन। फिर है शिक्षण तथा अधिगम के अंतर है। शिक्षण और अधिगम। शिक्षण में अधिगम निहित होता है, और जबकि अधिगम के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। दूसरा, शिक्षण का प्रमुख तथ्य तो पारस्परिक अंतःक्रिया होता है, जबकि शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से सीखने और अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और व्यवहारों में वांछित परिवर्तन भी लाया जाता है। फिर है तीसरा, शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जबकि अधिगम पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आधारित होता है। फिर चौथा, शिक्षण शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि छात्रों से अधिक परिपक्व होता है, तथा मैनेजर, गाइड, मित्र एवं सहायक की भूमिका भी निभाता है, जबकि अधिगम शिक्षण के द्वारा कम परिपक्व तथा कम शिक्षित छात्रों को सामान्यतः प्राप्त होता है। फिर पांचवा, यह स्मृति से चिंतित स्तर पर भी किसी भी प्रकार का भी हो सकता है, जबकि अधिगम स्थितियों में अनुसार स्मृति स्तर से चिंतन तक किसी भी प्रकार का हो सकता है। छठा, शिक्षण से ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है, जबकि अधिगम इनके प्रभावों का परिणाम होता है। सातवां, शिक्षण में इसका उद्देश्य सभी स्थितियों का सीखना होता है, जिसमें कि उसका सर्वांगीण विकास होता है, जबकि अधिगम में यह औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण का परिणाम है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और फिर है शिक्षण में अनुबंध प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा अधिगम प्रतिपादन एवं सतत क्षेत्र के कुछ रूप में भी समावेशित होते हैं, जबकि परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं अधिगम में। अब शिक्षण के सिद्धांत। इसमें पहला तो है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, फिर है शिक्षण के सिद्धांतों का 2 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है पहले तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है, जिससे कि विद्यार्थी रुचि के साथ में शिक्षण सामग्री का अधिकाधिक अधिगम कर सके। और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए भी शिक्षाविदों, दार्शनिकों व समाजविदों ने शिक्षण के कुछ सिद्धांत निर्मित किए हैं। शिक्षण करते समय इनको ध्यान में रखे जाने की शिक्षण निश्चित रूप से भी प्रभावशाली हो सकता है। और ये शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। फिर दूसरा, नियोजन का सिद्धांत, शिक्षण कार्य नियोजित होना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने से प्रत्येक बिंदु स्पष्ट हो जाता है। और चौथा है
पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को भी संबंधित कर सकते हैं। शिक्षण करने से शिक्षण में कर्मठता व प्रतिभाशालीता का विकास भी होता है तथा नवीन ज्ञान ग्रहण हो जाता है। और पांचवा है सहसंबंध का सिद्धांत। किसी भी विषय को पढ़ाते समय उसे अन्य विषयों से जोड़ते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, और जैसे कि विज्ञान को भूगोल, इतिहास, संगीत आदि से जोड़ते हुए पढ़ाने से शिक्षण कार्य भी रुचिकर बन जाता है। और छठा है लचीलेपन का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया सृजनात्मक व छात्र के अनुकूल ही होनी चाहिए तथा शिक्षण परिस्थितियाँ एवं तत्वों के अनुसार लचीला होना चाहिए। और सातवां है बाल से केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षण तभी तक प्रभावशाली हो सकता है, बन सकता है, जब तक कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं और रुचियों व मानसिक स्तर आदि के अनुरूप ही व्यवस्थित रहता है। फिर आठवां प्रजातांत्रिक व्यवहारों का सिद्धांत। विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास के विकास और आत्मसम्मान आदि गुणों के विकास के लिए भी राजनीतिक व्यवहारों की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवहारों को अपनाना चाहिए। और नवा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। एक कक्षा में भी विभिन्नता लिए हुए अनेक विद्यार्थी रहते हैं और शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण हेतु व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। फिर सक्रियता व करके सीखने का सिद्धांत। जब तक विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कर सकता है, और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होना भी आवश्यक है। शिक्षक को सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं करके सीख सके, और क्योंकि स्वयं के अनुभवों से सीखा गया ही ज्ञान अधिक समय तक स्मृति में रहता है। फिर 11वां वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। वह विद्यार्थी जो कि विद्यार्थी को अपने जीवन के लिए भी तैयार नहीं करती है व्यर्थ होती है, और शिक्षक को विद्यार्थियों को पढ़ाते समय विषय वस्तु को जीवन के संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। फिर 12वां अभ्यास व पुनरावृत्ति सिद्धांत। शिक्षक का कार्य भी केवल शिक्षण क्रिया करके पाठ को छोड़ना नहीं है, अपितु से विद्यार्थियों को अच्छे अधिगम हेतु भी पाठ का अभ्यास व पुनरावृत्ति भी करानी चाहिए तथा उनकी कमजोरियों का निदान करके उपचारात्मक शिक्षण भी व्यवस्था भी करनी चाहिए। और 13वां है चयन का सिद्धांत। शिक्षक को उद्देश्यों के अनुसार विषय वस्तु का भी चयन करना एवं शिक्षण कार्य उद्देश्यों के अनुकूल हो ऐसी विषय वस्तु व तथ्यों का चयन करना चाहिए। शिक्षक को विषय की प्रकृति, विद्यार्थी के स्तर पर पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के लिए प्रभावी व्यूह रचनाओं का भी चयन करना चाहिए। फिर शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए भी शिक्षक को सामान्यतः मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए, और जिससे कि वह बालक की प्रकृति के अनुसार ही उसे उचित प्रकार से शिक्षा दे सके। और शिक्षण के लिए भी मनोविज्ञान के निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला तत्परता का सिद्धांत। शिक्षक के लिए भी यह आवश्यक होता है कि विज्ञान लेने के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से भी एवं मानसिक रूप से भी तैयार करे। और दूसरा है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। विद्यार्थियों को समय समय पर प्रेरित करते रहने से पाठ के प्रति भी उनकी रुचि बनी रहती है, और शिक्षक के लिए भी यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों की रुचि किसमें है और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षण क्रिया का चयन करना चाहिए। और फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया के हेतु उचित प्रकार के उद्दीपनों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे, और इस हेतु भी उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल एवं पारंगत होना चाहिए, और उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस विषय वस्तु के लिए भी कौन सा उद्दीपन आवश्यक व उचित है। फिर है चौथा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण महत्वपूर्ण होता है, और जितनी भी अधिक ज्ञानेंद्रिय काम में आएंगी उतना ही अधिक अधिगम होगा तथा शिक्षण भी प्रभावी होगा। अतः शिक्षक को शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि विद्यार्थियों को अपनी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग में लाने का व्यवस्था प्राप्त हो सके। फिर पांचवा अभ्यास का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी पढ़ाई की गई सामग्री का उचित प्रकार से स्मरण कर सके। और फिर है छठा करके सीखने का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करने का चाहिए जिससे कि वो स्वयं करके सीख सके, और जहाँ तक हो प्रयास यही करना चाहिए कि विद्यार्थी स्व अधिगम कर सके, और जिसमें कि उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता भी विकसित हो।
फिर सातवां पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। विद्यार्थियों को उनकी उचित क्रियाओं वह पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए तथा अवांछित क्रियाओं की निंदा भी करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके निंदा को कम प्रयुक्त करना चाहिए, क्योंकि यह भी देखा गया है कि प्रशंसा निंदा से अधिक उत्साहवर्धक होती है एवं शिक्षक को आवश्यकतानुसार इनका उचित मात्रा में प्रयोग भी करना चाहिए। और फिर आठवां विश्राम, मनोरंजन तथा अवकाश के समय के सदुपयोग का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों के विश्राम व मनोरंजन का ध्यान रखना चाहिए और उसे यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निरंतर शिक्षण क्रिया से विद्यार्थियों में बोरियत होने लगती है, अतः उसे विद्यार्थियों में विश्राम व मनोरंजन के साथ साथ ही आवश्यक अवकाश के समय का भी सदुपयोग करना ही आना चाहिए। फिर स्व अभिव्यक्ति व सृजनात्मकता का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे नए मौलिक विचारों का निर्माण कर सकें और शिक्षक को विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे नए मौलिक विचारों का निर्माण कर सके और इस हेतु उन्हें स्व अभिव्यक्ति हेतु प्रेरित करना चाहिए एवं सृजनात्मकता कार्यों की ओर भी प्रेरित